नमस्कार जी। कैसे हो आप लोग? अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट राजस्थान का इतिहास। इस सब्जेक्ट में विगत क्लास में आप पढ़ रहे थे मेवाड़, और मेवाड़ में भी कौन? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश में भी शासक पढ़ रहे थे आप महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप शासनकाल 1572 से, चलो बोला करो, 1597। हाँ भाई, इसके संदर्भ में हमने विगत समय में बताया, राणा प्रताप के संदर्भ में, एक वीर स्वाभिमानी शासक के संदर्भ में, कि इसके पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। माता का नाम? माता का नाम? इसका जन्म कब और कहाँ हुआ? जन्म हुआ 9 मई 1540 को, विक्रम संवत 1597, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ये भी बताया है मैंने। कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक अंत्य दुर्ग है कटारगढ़। कटारगढ़ में बादल महल, बादल महल में भी जूनी की। नेक्स्ट बताया मैंने कि इनके बचपन का नाम क्या था? कीका। और इनका साहित्यिक नाम क्या पढ़ा जाता है? पाथल। नेक्स्ट, इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ। लेकिन विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। उस समय तलवार बांधने की रस्म निभाई थी कृष्णदास जी ने। नेक्स्ट, इनकी पत्नी का नाम अजबदे पवार, इनके पुत्र का नाम अमर सिंह। इनका नेक्स्ट ध्यान से सुने, इनका दरबारी साहित्यकार कौन था? चक्रपाणी मिश्र। ध्यान रखना है एक एक चीज आप लोगों को। नेक्स्ट बात करें, प्रिय घोड़ा कौन सा इनका? प्रिय हाथी कौन सा? नेक्स्ट, इनकी मृत्यु कहाँ हुई? चावंड में। कब हुई? 19 जनवरी 1597 को। और इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? बारडोली में। देखो, कुछ पहलू हैं, इन पर दोबारा से भी बड़ी चर्चा हो जाएगी। अभी हमने विगत क्लास में ही, विगत समय में ही बताया कि राणा प्रताप, जिसने शासक बनते ही शपथ ली कि मैं जब तक चित्तौड़ पे अधिकार नहीं कर लेता तब तक ना थाली में भोजन करूंगा ना बिस्तर पर सोऊंगा, इस प्रकार की शपथ ले तो जनता में एक अच्छा संदेश गया। इधर अकबर ने भी राणा प्रताप के प्रति आक्रामक नीति न अपनाते हुए वार्ता करने का प्रयास किया, और इसी क्रम में वार्ताकार दूत भेजे। मैंने दूतों का क्रम बताया, दूतों को बताया कि कितने दूत भेजे: जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। लेकिन राणा प्रताप ने मना कर दिया कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूं। अब मैंने बताया कि अकबर राणा प्रताप से मैत्री संबंध स्थापित करना चाहता था, लेकिन प्रताप ने अकबर के दूतों को कोई महत्व नहीं दिया। अकबर राणा प्रताप को व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में देखना चाहता था, लेकिन राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार। दोनों में विरोधाभास पैदा हो गया, और रिजल्ट क्या होगा? युद्ध, संघर्ष। और उसके तहत युद्ध कौन सा हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध, जिसकी चर्चा हम लगातार कर ही रहे थे। अर्थात हल्दी घाटी का युद्ध, ध्यान से सुनना आप लोग। हल्दी घाटी का युद्ध, जिसके संदर्भ में कल चर्चा हुई थी, ये मैंने तिथि भी बताई थी, जिसमें आपको बताया गया था, एक तो 21 जून 1576 और एक 18 जून 1576। ठीक भाई, ये संघर्ष हुआ अकबर वर्सेज राणा प्रताप। मैंने विगत समय में ये बता दिया है कि अकबर का इसमें प्रधान सेनापति कौन था? मान सिंह। और अकबर की हरावल का नेतृत्वकर्ता कौन थे? एनसीईआरटी किताब में सैयद हासिम दे रखा है, और हिंदी ग्रंथ अकादमी में जगन्नाथ कछवा। सैयद हासिम और जगन्नाथ कछवा। सहयोग हेतु आसफ खां, मेहतर खां, गाजी खां, मुजाहिद खां और भी कई लोग आए थे। ठीक भाई। इधर राणा प्रताप की हरावल का नेतृत्व करता कौन था? हकीम खां सूरी।
राणा प्रताप के सहयोगी हेतु भीलों के सरदार पूंजा भील भी आए थे, और भी कई लोग थे, रावत किशनदास जी, मैंने बताया भीम सिंह डोडिया जी। नेक्स्ट बात करें तो मान सिंह सोनगरा, झाला बीदा, ठीक भाई। इसके अलावा जयमल मेहता, पुरोहित गोपीनाथ, ये भी कई लोग थे जो इस युद्ध में राणा प्रताप की तरफ से भाग लेने आए थे। हम बात करें तो मैंने बताया था 21 जून 1576 तिथि दी गोपीनाथ शर्मा ने, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने, तो मैं नोट करा चुका हूँ। 18 जून 1576 आपकी गवर्नमेंट किताबों में लिखी हुई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी, हिंदी ग्रंथ अकादमिक सारी किताबों में लिखी हुई है। मैंने ये भी विगत समय में स्पष्ट किया था कि भाई आपका एग्जाम में आती है और तिथियां आती है तो आपको क्या करना होगा, लेकिन मैंने ये भी स्पष्ट किया था कि भाई 18 जून 1576 आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग फिक्स करना है, सही करना है, लेकिन रियल फैक्ट क्या है, सत्य क्या है कि भाई युद्ध तो 21 जून को हुआ था। जैसा कि गोपीनाथ शर्मा अपनी विस्तार के तहत चर्चा जो करते हैं उसमें कहते हैं किताब में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ स्पष्ट करूँगा चीज़ें। ठीक भाई, अभी आपका एक क्वेश्चन है कि 21 जून 1576 है तो कैसे है, यही तो पूछना है आपको। इस पर हम बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी देखो बात करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, हल्दी घाटी युद्ध में उपस्थित इतिहासकार, हल्दी घाटी युद्ध में कौन सा इतिहासकार उपस्थित था अकबर की मुगल सेना के साथ? और आंसर, सीधा सा आंसर है, सभी छोरे जानते हैं, अब्दुल कादिर बदायूनी, यानी अल बदायूनी या बदायूनी। ठीक भाई, ये बंदा था। इसने कौन सा ग्रंथ लिखा? इसने लिखा मुंतख्वाब उलू या उतु तवारीख। ये किसने लिखा? अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक, अब मैंने विगत समय में भी स्पष्ट किया था कि हम हल्दी घाटी का युद्ध का जो अगर महत्वपूर्ण कोई स्रोत मानते हैं तो वही मानेंगे जो बंदा उपस्थित था वो जो लिखेगा, अर्थात सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मुंतख्वाबुल तवारीख। ठीक, आपको बता दें कि इस मुंतख्वाबुल तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध की तिथि दे रखी है 18 जून 1576। अब तुम कहोगे मुझसे कि गुरुजी तुमने का मुंतख्वाबुल तवारीख पढ़ा है। रियल फैक्ट ये है कि मैंने मुंतख्वाबुल तवारीख नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं किस बेस पे कह रहा हूं ये मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मैंने किताब पढ़ी है इंडियन हिस्ट्री के तहत, राजस्थान भारत का मध्यकालीन इतिहास, आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, ए एल श्रीवास्तव की किताब आती है, एक अच्छे लेखक हैं। उस किताब में क्या है कि जब ये हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन दिया हुआ है, राणा प्रताप के संदर्भ में जो ये घटनाक्रम बताया गया है मुगलों के चैप्टर में, तो आपको मैं बता दूं तो जो अच्छे लेखक होते हैं, ऑथेंटिक लेखक होते हैं, उनका जो कैसे होता है लेखन, जैसे कि ये एक पेज है, ठीक है। अब इसमें ये पेज में लिखा हुआ है कि हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। उसमें भी हल्दी घाटी युद्ध का नाम ना देकर कोई अन्य नाम दिया था, वो मैं बताऊंगा। और ऐसे लिख देते हैं 1 नंबर, फिर दूसरी लाइन 2 नंबर। अब नीचे इसका स्पष्टीकरण स्रोत दिया होता है कि 1 नंबर जो हमने पॉइंट लिया है वो लिया है मुंतख्वाबुल तवारीख से। तो ये ऑथेंटिक लेखक होते हैं, तो जो भी जितना लेखन करते हैं उसका स्रोत देते हैं, ठीक। और ये रियल फैक्ट है कि इतिहास जो है उसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख मिलता है और वही घटनाएं पढ़ी जाती हैं जो निश्चित रूप से घटित हो चुकी हों, अर्थात जिनके ऐतिहासिक स्रोत मौजूद हों। अर्थात जो इतिहास लिखा जा रहा है इनके अकॉर्डिंग, तो वो किन आधारों पर? इन स्रोतों के आधार पर, कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, कुछ प्रातात्विक स्रोत हैं, उनके अकॉर्डिंग वहाँ लिखा। तो इसमें लिखा हुआ होता है कि भाई मुंतख्वाबुल तवारीख से मैंने तिथि ली, उसी बेस पर मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ। तो मुंतख्वाबुल तवारीख में क्या लिखा हुआ है? 18 जून 15 से। अब वो ए एल श्रीवास्तव की किताब में आई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आई, एनसीईआरटी में आई, हिंदी ग्रंथ अकादमी में आई, वो बात अलग है। लेकिन गोपीनाथ शर्मा जी बड़ी चर्चा के तहत ये कहते हैं कि ये ऐसा नहीं था। अगर हम इसको गौर से पढ़ें और ध्यान से सुने तो देखो कैसे खंडन होगा इस बात का। आप जब इस हल्दी घाटी युद्ध को पढ़ते हो तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि बदायूनी ने
बदायूनी ने इस हल्दी घाटी युद्ध को नाम दिया गोगुंदा का युद्ध। क्या नाम दिया? अर्थात हल्दी घाटी युद्ध ना कह करके इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। आप इतिहास के तहत पढ़ते हो ये चीज। क्वेश्चन सीधा सा है कि हल्दी घाटी युद्ध को बदायूनी ने क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध। पहली बात तो ये विशेष ध्यान देना। अगर हम और भी चर्चा करें तो देखो, कर्नल टोड ने इसे हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा? कर्नल टोड ने कहा मेवाड़ की थर्मोपोली। नेक्स्ट बात करें तो अबुल फजल ने क्या नाम दिया? अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या नाम दिया? खमनौर का युद्ध। क्या नाम दिया? खमनौर का युद्ध। ए.एल. श्रीवास्तव ने क्या नाम दिया? ए.एल. श्रीवास्तव ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या नाम दिया? और वो आंसर सीधा सा है जी, ए.एल. श्रीवास्तव ने नाम दिया बादशाह बाग का युद्ध। बादशाह बाग का युद्ध। हल्दी घाटी को रक्त तलाई के नाम से भी जाना गया। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, यहां आप देख रहे हो कि इस बंदे ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। क्यों कहा, ये चर्चा का विषय है। और जब ये आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा कि इसे गोगुंदा का युद्ध क्यों कहा, तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि 21 जून सही है या गलत है। ठीक भाई, अर्थात सारी चीजें इस पर डिपेंड है। इसके क्लियरेशन के साथ ही 21 जून का भी क्लियरेशन हो जाएगा। हम बात करते हैं कर्नल टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। क्यों कहा? किसी को पता है? इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट बैठा है। अच्छा, आप बता नहीं पाते, शर्म करते हैं। कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, कोई कहना चाह रहा है कुछ? कोई दिक्कत नहीं जी। देखो, मेवाड़ की थर्मोपोली क्यों कहा, अगर इसके संदर्भ में हम चर्चा करें तो आपने एक हॉलीवुड फिल्म देखी है 300 स्पार्टन? नहीं देखी? कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूं। वैसे मैंने देखी है, काफी टाइम पहले देखी है। इसके 2 पार्ट हैं शायद, दोनों पार्ट मैंने देखे हैं, अब इतना ध्यान नहीं है। बाकी का मैं इससे संदर्भ में मैं बता सकता हूं थोड़ा सा कि यूनान एक विस्तृत भूभाग, और उसमें एक राज्य था स्पार्टा, और स्पार्टा का राजा था लियोडिनास। कौन था? लियोडिनास। लियोडिनास जो कि एक बहुत बड़ा योद्धा था, स्वाभिमानी व्यक्ति था। उसके पास 300 सैनिक थे। अधिकांश यूनान का जो अधिकांश भूभाग था उस पर फारस के राजा जक्सिस का अधिकार हो चुका था। फारस का राजा था एक जक्सिस। फिल्म में देखेंगे आप, उसकी यूट्यूब पर वीडियो क्लिप वगैरह पड़ी होंगी तो देखेंगे, बहुत भयंकर बड़ा लंबा 7 फुट का बंदा। उसने संदेश भेजा, इसको अपना एक दूत भेजा था लियोडिनास को कि मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन लियोडिनास ने उसकी हत्या कर दी और अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। अब फारस का राजा जक्सिस, जिसकी लाखों की सेना, बड़ी बड़ी सेना, बहुत विशाल संख्या में सेना, वो इसे लियोडिनास से युद्ध करने के लिए आता है। अब लियोडिनास की कंडीशंस देखो कि इसके पास केवल 300 सैनिक, 300 योद्धा, और 300 योद्धाओं को लाखों की सेना से भिड़ना था। अतः इस लियोडिनास द्वारा एक मैदान का चयन किया गया, थर्मोपोली का मैदान, जिस तक पहुंचने के लिए एक तंग रास्ते से, तंग दर्रे से गुजरना पड़ता था। लियोडिनास अपने 300 सैनिकों के साथ उस दर्रे से पर तंग रास्ता था, उस पर डट गया। अब फारस के राजा जक्सिस की सेना आती है जी, लाखों की संख्या में सेना चली आ रही है, सेना चली आ रही है। अब एक चीज बताओ, आप सामान्य सोचना, ये आपका एक हॉल है, आप 150 से 200 की संख्या में बैठे हुए हो। तो मैं इतना जानता हूं कि जैसे अभी आप सभी लोग एक साथ
यहाँ आएंगे तो क्या एक साथ इस गेट से प्रवेश कर जाएंगे कि भाई 200 स्टूडेंट एक साथ घुस गया? घुस जाएगा। कैसे आएगा? 2-2 4-4 की संख्या में आएगा। ऐसे ही वो जो तंग दर्रा था, चाहे सैनिक लाखों थे, लेकिन क्या वो एक साथ लाखों सैनिक आ जाएंगे क्या लड़ने के लिए? वो तंग दर्रे में से आ रहे थे, तंग रास्ता था, ठीक भाई। अभी उससे आ रहे थे 10-10 20-20 की संख्या में आ रहे थे और लियोडिनास के 300 सैनिकों से मार रहे थे, लाशों के ढेर लगा दिए, ठीक भाई। अब सेम कंडीशंस यहां पर बिलोंग करती हैं हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान। कैसे कि आप यहां अगर देखें, अगर आप ये, मैं आपको युद्ध का पूरा विस्तृत वर्णन बताऊंगा, लेकिन अभी यहां थोड़ा सा आकलन करें आप, तो यहां इस राणा प्रताप की सेना से 4 से 5 गुनी सेना थी मान सिंह के नेतृत्व में आई हुई मुगल सेना। इन अकबर ने जो सेना भेजी थी वो 4 से 5 गुनी थी। देखें तो 4 से 5 हजार सैनिक किसके थे? राणा प्रताप के पास। और 20 से 25 हजार सैनिक किसके थे? मुगल सैनिक, ठीक भाई। यानी 4 से 5 गुनी सेना थी। तो क्लियर बात है। अब एक बात तो, एक व्यक्ति और 5 व्यक्तियों से मुकाबला करेगा तो दिक्कत तो आएगी। अतः कहीं ना कहीं उसे कुछ अपने सेफ्टी फीचर्स अपनाने पड़ेंगे। और इसी क्रम में यहाँ जो राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के मैदान का चयन किया था, उस हल्दी घाटी मैदान में एंट्री के लिए एक तंग रास्ते से गुजरना पड़ता था, जहां पर राणा प्रताप की सेना जमी हुई थी, ठीक। और उस दर्रे को उसको कहते थे बादशाह बाग का दर्रा। और वो एल श्रीवास्तव इसीलिए कहते हैं कि भाई ये तंग दर्रे में ही वो युद्ध हो गया था ये हल्दी घाटी का। ऐसा नहीं है, इतिहासकार इस बात का भी खंडन करते हैं, कहते हैं कि ना, युद्ध तो बड़े रूप में हुआ था और कहीं ना कहीं हल्दी घाटी मैदान के अंदर और अंदर हुआ था, उसे केवल तंग दर्रे में ही नहीं हुआ था, ठीक भाई। तो इसी कारण सेम कंडीशंस होने की वजह से इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा किसने? कर्नल टोड ने, ठीक। नेक्स्ट बात करें, अब गोगुंदा का युद्ध क्यों कहा, बात आती है। तो मैं आपको बताता हूं गोगुंदा का युद्ध क्यों कहा। इसे बताने के लिए मुझे पूरे युद्ध को आपके सामने प्रस्तुत करना होगा। अब प्रत्येक घटनाक्रम को आप सुनना क्या है। वैसे इस युद्ध के दौरान हाथियों की लड़ाई भी पढ़ी जाती है और भी कई प्रकरण पढ़े जाते हैं, लेकिन अभी आप ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, पहला क्वेश्चन आपसे है, और वो क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा अकबर के द्वारा किस दुर्ग में रहते हुए तैयार की गई या बनाई गई? हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा किस दुर्ग में रहते हुए अकबर के द्वारा बनाई गई? कोई बताएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका मैगजीन दुर्ग, अकबर का किला। हाँ जी, अकबर का किला कहाँ है? अजमेर में। इसे मैगजीन दुर्ग शास्त्रागार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। क्योंकि बाद में अंग्रेजों का जब अधिकार हुआ था वहाँ पर, तो अंग्रेजों ने वहाँ अपना गोला बारूद रखा था, अपनी बंदूकें रखी थी, मैगजीन्स वगैरह, तो इसलिए उसे मैगजीन दुर्ग या मैगजीन का किला या शास्त्रागार के नाम से भी जानते हैं। और आप ये भी ध्यान रखें, पूरे राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है जो पूर्णतः मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है। राजस्थान का एकमात्र किला जो पूर्णतः मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है, वो कौन सा है? अकबर का किला, जिसका निर्माण स्वयं अकबर ने करवाया था 1570 में। किसने करवाया था? उस दुर्ग में रहते हुए इस हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा तैयार की गई कि भाई हल्दी घाटी युद्ध के तहत जो आने वाला जो युद्ध है, संघर्ष है राणा प्रताप से, उसके लिए मान सिंह को प्रधान सेना नायक बनाया गया। उसके निर्धारित किए गए कि इतनी सेना इसके नेतृत्व में जाएगी, सहयोग हेतु ये बंदे जाएंगे, आसफ खां, मुजाहिद खां, हैसियत हासिम वगैरह वगैरह वगैरह, सारी रूपरेखा तैयार कर ली गई। रवानगी लेती है जी मान सिंह के नेतृत्व में सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, दूसरा क्वेश्चन, सुनील साहू जी ने बिल्कुल आंसर सही दिया है। हाँ जी, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है आपके लिए कि मान सिंह के नेतृत्व में आई हुई मुगल सेना ने सर्वप्रथम मेवाड़ की सीमा में आने वाले किस दुर्ग से मेवाड़ में प्रवेश किया? मेवाड़ की सीमा में आने वाले किस दुर्ग से मेवाड़ में प्रवेश किया? और वो आंसर है मांडलगढ़ दुर्ग। कहां से? मांडलगढ़ से। और ये आप
विचार करें कि मांडलगढ़ में राणा इस मानसिंह के नेतृत्व में आई हुई मुगल सेना लगभग 2 माह ठहरी थी, लगभग 2 माह ठहरी थी। सोचो आप लोग, क्यों ठहरी? भाई मानसिंह सेना लेकर आया, सीधा लड़ क्यों नहीं रहा है? सीधा राणा प्रताप से संघर्ष करता, लड़ता, लेकिन ना जी ना, एंट्री करता है, एंट्री के बाद उस जगह पर वो 2 माह तक ठहरता है। क्यों? इसका इतिहासकार इसका एक लॉजिक देते हैं, कहते हैं कि हो सकता है मानसिंह ये सोच रहा हो कि मेरी विशाल सेना को देख करके प्रताप भयभीत हो जाएगा और मेरी अधीनता स्वीकार कर लेगा, लेकिन प्रताप ने ऐसा कुछ नहीं। या फिर मानसिंह ये सोच रहा था कि राणा प्रताप उत्तेजित होकर के मुझसे संघर्ष करने यहाँ पर आएगा और खुले मैदान में युद्ध होगा, और खुले मैदान में हम युद्ध करेंगे तो हम आसानी से राणा प्रताप को पराजित कर देंगे। लेकिन दोनों ही बातें, उसका दोनों ही विचार उसके असफल हुए। राणा प्रताप नहीं आया। दूसरी बात, दूसरा पहलू ध्यान से सुनना कि राणा प्रताप को मानसिंह की जो सेना थी, मुगल जो सेना थी, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो रही थी, क्योंकि वो भूभाग उसका था, उसी के लोग थे वहां पर उस क्षेत्र में निवास करने वाले। गुप्तचरों के माध्यम से प्रताप को पूरी सूचना मिल रही थी कि कितने सैनिक आए हैं, क्या कर रहे हैं, कितना टाइम रुक रहे हैं, क्या आगे बढ़ रहे हैं, सारी सूचना प्रताप को प्राप्त हो रही थी। लेकिन मानसिंह और उसकी सेना के लिए भूभाग अनभिज्ञ था। मानसिंह को कोई भी सूचना प्रताप की प्राप्त नहीं हो रही थी। अब लगभग 2 माह स्टे करने के बाद मांडलगढ़ से आगे बढ़ा कौन? मानसिंह। और मानसिंह ने नेक्स्ट जो पड़ाव डाला, वो डाला मोलेला में। मानसिंह का जो नेक्स्ट पड़ाव था, मैंने कहा मानसिंह ने फर्स्ट टाइम कहाँ रुका? मांडलगढ़, और मांडलगढ़ से आगे बढ़ा और उसने नेक्स्ट पड़ाव डाला कहाँ? मोलेला। मोलेला कहाँ है? राजसमंद। कोई दिक्कत नहीं है जी, यहाँ पड़ाव डाल दिया। उसके जब ये मोलेला में पड़ाव डाले हुए था तो राणा प्रताप कुंभलगढ़ से नीचे आ जाता है, और राणा प्रताप ने उस समय पड़ाव डाला हुआ था लोसिंग में। कहाँ डाला हुआ था? लोसिंग में पड़ाव डाला हुआ। इधर लोसिंग से राणा प्रताप आगे बढ़ जाता है, गोगुंदा होते हुए निकल जाता है हल्दी घाटी के मैदान। इधर मानसिंह की सेना राणा प्रताप का पीछा कर रही थी। अभी राणा प्रताप का पीछा कर रही थी। अब उसे ये तो पता नहीं था कि राणा प्रताप है कहाँ। एक्चुअली उस समय गोगुंदा केंद्र बना हुआ था, उन्होंने सोचा गोगुंदा में होगा। तो अभी कहाँ जाती है मानसिंह की सेना? गोगुंदा। किससे लड़ने के लिए? राणा प्रताप से। अभी गोगुंदा के निकट पहुंच गई मानसिंह की सेना। राणा प्रताप मानसिंह को ऐसा लग रहा था कि राणा प्रताप अभी आएगा और युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, अभी मेरी यहाँ मान लो सपोज करो कि किसी स्टूडेंट से लड़ाई हो जाती है और मैं आता हूँ अपने दलबल के साथ, लेकिन पता चला स्टूडेंट उस दिन है ही नहीं वहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा? वैसे तो मैं दलबल के साथ आया था, मुझे तो लड़ना था, मुझे तो ऐसा लग रहा था वो स्टूडेंट आएगा मुझे सुनकर और मुझसे लड़ेगा, लेकिन वो था ही नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कभी किसी से लड़ता नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी देखें यहाँ पर तो राणा प्रताप लेकिन था नहीं वहाँ पर, राणा प्रताप नहीं आया। लेकिन इस दौरान जैसे ही जब ये मानसिंह की सेना पहुंची थी इस गोगुंदा के निकट, तो उस समय बदायूनी भी उनके साथ उपस्थित था, और बदायूनी ने साथ यही सोचा था कि अभी युद्ध होगा, प्रताप आएगा, उस समय पता नहीं जीवित रहे ना रहे, क्या घटनाक्रम घटित हो। अतः इसने अपने ग्रंथ मुंतखाबुल तवारीख लिख रहा था ये, उसमें लिख दिया कि गोगुंदा का युद्ध 18 जून 1576 18 जून को ये कहाँ पहुंचे थे? गोगुंदा। कहाँ पहुंचे थे? अब इसने तो लिख दिया, लेकिन वहां पता चला कि प्रताप है ही नहीं। प्रताप कहाँ चला गया? हल्दी घाटी के मैदान में। अब यहां से, अब लिख तो गया, अब यहां से रवानगी ली जाती है और प्रताप की वो मानसिंह की जो मुगल सेना थी वो आगे बढ़ती है हल्दी घाटी के मैदान की तरफ। वहां पर राणा प्रताप अपने 4 से 5 हजार सैनिकों के साथ अपनी सेना को जमाए हुए था। मैदान में एंट्री के लिए जो द्वार था, तंगदर्रा था, वहां पर उसकी सेना जमी हुई थी। जैसे ही मुगल सेना ने प्रवेश किया, राजपूत सेना उस पर टूट पड़ी। अब मुगल सेना एक साथ तो घुस नहीं सकती थी, कितनी भी बड़ी संख्या में हो,
वो 10-10, 20-20 की संख्या में घुस रहे थे और राजपूत सेना उनको, चल रहा था प्रोसेस। पहले पहर में राजपूत सेना मुगल सेना पर भारी पड़ने लगी, मुगलों में भगदड़ मच गई, हालत खराब, मीलों दूर तक मुगल भागने लग गए। बताया जाता है कि तभी जैसे ही मुगल सेना में ज्यादा भगदड़ मच गई, मुगल सेना पूरी तरह से मर रही थी, पराजित हो रही थी, मीलों तक भाग रही थी, उस समय इस आसफ खां ने, आसफ खां नाम लिखा मैंने, आसफ खां आया था राणा मान सिंह के सहयोग हेतु। आसफ खां ने इस हल्दी घाटी युद्ध को, आसफ खां ने हल्दी घाटी युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया कि ये युद्ध नहीं, क्या है, जिहाद। अर्थात अब हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धर्म युद्ध। अर्थात इस युद्ध में जो मरेगा वो कहां जाएगा, जन्नत को। जिहाद यानी धर्म युद्ध, और धर्म युद्ध में जो मरता है वो कहां जाता, जन्नत। जब जानते हो कितनी अच्छी जगह है, ठीक भाई। अब तो लोग मरेंगे ही मरेंगे। इसके अलावा उस समय एक घटनाक्रम और घटित हुआ कि जो मेहतर खां था यह अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी लेकर के आया, अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी लेकर के आया। अर्थात इस युद्ध में हम देखें तो जिहाद, इस युद्ध को किसने घोषित किया, और अतिरिक्त सेना। अब देखो, चूंकि जैसे ही जिहाद घोषित किया, जब तुरंत भागते हुए सैनिक थोड़ा सा रुक गए, और जो मेहतर खां आया था अतिरिक्त सेना लेकर, इस मेहतर खां ने एक अफवाह फैला दी। मेहतर खां ने अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं युद्ध में आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, एक तो नई सैन्य टुकड़ी लेकर आया, और एक अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं युद्ध में आ रहे हैं। जैसे ये बात सैनिकों ने सुनी कि ओ माय गॉड, मुगल बादशाह स्वयं सेना लेकर स्वयं आ रहे हैं युद्ध में भाग लेने, तो जो भागते हुए सैनिक थे सब रुक गए। तो बड़ा फर्क पड़ता है मालिक का। भागते हुए सैनिक सब रुक गए। इधर एक नई ऊर्जावान सैन्य टुकड़ी आ गई, और जो सैनिक राजपूत सैनिक थे वो बहुत कम संख्या में थे, तो सुबह से ही युद्ध कर रहे थे, तो बड़ी संख्या में मारे भी गए थे, लेकिन वो लोग प्रभावी हो रहे थे पहले पहर में। लेकिन दूसरे पहर में जब ये अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी आई, ऊर्जावान सैन्य टुकड़ी आई, भागते हुए सैनिक रुक गए, अफवाह फैला दी, जिहाद घोषित कर दिया, उस कंडीशन में मुगल सेना ने जोरदार प्रहार किया राजपूत सैनिकों पर। अब इस दूसरे पहर में बताया जाता है कि मुगल सेना राजपूत सेना पर भारी पड़ने, लगातार राजपूत सैनिक मर रहे थे। राजपूत और भील सैनिक थे इसके पास, तो मर रहे थे। लगभग बड़ी संख्या में राजपूत सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। उस समय राणा प्रताप ने अपना अंतिम दाव चला। राणा प्रताप ने सोचा, विचार किया कि यदि मैं मुख्य सेना नायक को ही मार दूंगा तो युद्ध वैसे ही समाप्त हो जाएगा। अतः राणा प्रताप ने मान सिंह को मारने का असफल प्रयास किया। कैसे, आप चित्रों में देखते होंगे, महाराणा प्रताप पाठ पढ़ते होंगे तो मान सिंह में भाला फेंकते हुए दिखाया जाता है। देखो, राणा प्रताप अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ता है, अपने घोड़े में एड़ लगाता है। घोड़े के, चेतक जो घोड़ा था इनका, उस घोड़े के आगे के पैर मान सिंह के जो हाथी था, मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। मान सिंह के हाथी का नाम क्या था, मान सिंह के हाथी का नाम क्या था, मर्दाना। वैसे आप जानते हो तो अकबर के हाथी का नाम क्या था, हवाई। इस युद्ध में और भी हाथियों की लड़ाई हुई थी, जैसे कई हाथी युद्ध में भाग लेने आए थे, गजमुक्ता, गजराज, लूणा, राम प्रसाद वगैरह वगैरह, जिनका उल्लेख मैं कर दूंगा। मानसिंह के हाथी की सूंड के ऊपर किसके पैर, चेतक के पैर। राणा प्रताप ने, जो कि होंदा होता है हाथी पर, उस होंदे में बैठा हुआ था कौन, मानसिंह। राणा प्रताप ने अपने भाला फेंक कर मारा, लेकिन उस समय मानसिंह होंदे में छुप गया और किसी प्रकार से थोड़ा सा बच गया। लेकिन इस घटनाक्रम के तहत आप देखें, जैसे ही ये घटनाक्रम घटित हुआ, चेतक ने जैसे ही अपने पैर नीचे किए तो जो युद्ध में आने वाले हाथी होते हैं, उन हाथियों के दांतों पर खंजर बंधे होते हैं, जहर में बुने हुए खंजर बंधे होते हैं। तो इस चेतक के दोनों पैर उससे घायल हो गए कट करके। मुगल सैनिकों ने चारों ओर से राणा प्रताप को घेर लिया। घमासान संघर्ष। तभी उस विकट परिस्थिति में राणा प्रताप का सहयोग किया झालाबीदा ने।
झालाबीदा ने अब उस समय राणा प्रताप का राज चिन्ह मुकुट वगैरह अपने सिर पर धारण कर लिया। मुगल सैनिक प्रताप समझकर उस पर टूट पड़े और राणा प्रताप युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकल। अब युद्ध के निकलने के बाद राणा प्रताप के साथ क्या क्या घटित होगा ये बताया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ आप देखें तो सारा घटनाक्रम आपके सामने आया है। नेक्स्ट देखो तो इस युद्ध में हल्दी घाटी युद्ध में लड़े हाथियों के नाम, हाथियों के नाम पता है कौन कौन से थे? लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्ता और गजराज। देखो ये हाथियों के नाम हैं जो लड़े थे। आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में दे रखा है कि ये जो हाथी थे ये राणा प्रताप की तरफ से थे और ये किसकी तरफ से थे? अकबर की तरफ से थे, मान सिंह की मुगल सेना में। ठीक भाई, संघर्ष होता है युद्ध में हाथियों का भी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, आरपीएससी थर्ड ग्रेड में आया है, 2007 में आया है, मुझे ध्यान नहीं है, आया है एग्जाम को में ये क्वेश्चन आया था। लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्ता, गजराज संबंधित थे और आंसर था हल्दी घाटी युद्ध में लड़े हाथियों के नाम। ठीक भाई, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसी युद्ध के दौरान मैंने आपको बताया कि भाई राम प्रसाद जो इस राणा प्रताप का प्रिय हाथी था, इसको अकबर की मुगल सेना द्वारा पकड़ लिया जाता है और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है? पीर प्रसाद। बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है? पीर प्रसाद। वो मैं लिखाऊंगा। और जो चेतक घोड़ा था, जो चेतक था, जो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन घोड़ा था, राणा प्रताप का बड़ा सहयोगी था। चेतक घोड़े की मृत्यु होती है बलीचा नामक स्थान पर। कहाँ होती है? जो हल्दी घाटी से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, बलीचा नामक स्थान पर चेतक की मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है बलीचा उदयपुर में है। बलीचा नामक स्थान पर मृत्यु होती है जहाँ पर चेतक की छतरी व समाधि बनी हुई है। चेतक की छतरी व समाधि कहाँ है? बलीचा में। समाधि या छतरी बनी हुई है कहाँ पर? बलीचा में। अब यहाँ आप देखें तो इसके बाद क्या होता है? हल्दी घाटी युद्ध के बाद घायल राणा प्रताप अपने घायल सैनिकों के साथ यहाँ से निकल जाता है और राणा प्रताप व उसके घायल सैनिकों का इलाज होता है कोल्यारी गांव में। कहाँ इलाज किया जाता है? कोल्यारी गांव में। कहाँ होता है इलाज? कोल्यारी गांव। ठीक भाई, तो ये सारे तथ्य हैं। ये आपके सामने युद्ध है। अभी आप देखें राणा प्रताप सुरक्षित निकल चुके हैं। उसके बाद मान सिंह उनका पीछा कर रहे हैं। मान सिंह यहाँ कितना टाइम ठहरता है? मान सिंह जब वापस आ जाता है तो अकबर स्वयं भी यहाँ मेवाड़ आएगा। लेकिन इसके अलावा और भी तथ्य आपके सामने होंगे कि अकबर जो है इस राणा प्रताप के विरुद्ध लगातार सैन्य अभियान करेगा। चाहे वो शाहबाज खां हो, चाहे वो रहीम हो, चाहे वो और अन्य सेना नायक हों जिनमें जगन्नाथ कछवा भी जाएगा। ये सैन्य अभियानों का मैं आपके सामने उल्लेख करूंगा कि कितने सैन्य अभियान किए जाते हैं और सैन्य अभियान असफल क्यों हो जाते हैं। उसके अलावा राणा प्रताप 1585 के बाद अलग तरह का जीवन जिएगा। उसके बाद इस पर अकबर के आक्रमण बंद हो जाएंगे। तो उसके बाद का घटनाक्रम भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसी के साथ प्रताप समाप्त हो जाएंगे। उसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन अभी घटनाक्रम काफ़ी बाकी है। लेकिन उससे पहले क्या पढ़ना है आपको, वो क्या लिखना है आपको, ये मटेरियल। ठीक भाई, तो आप नोट करें।